नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा के 3 नगर निगमों में से 2 और तीनों नगर पालिका के जो चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को बड़ी हार का मुंह जो है वो देखना पड़ा है। 7 निकाय चुनावों में से गठबंधन को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली है और 5 में करारी हार मिली है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्थानीय निकाय चुनाव सरकार के पक्ष में होते हैं और वैसे भी बीजेपी को शहरों की ही पार्टी माना जाता है। ऊपर से भाजपा के पास सत्ता और जेजेपी का साथ भी था, इसलिए उम्मीद थी कि कम से कम बीजेपी को शहरों में कोई चुनौती नहीं मिल सकती। लेकिन बीजेपी की ये उम्मीद गलत साबित हुई और राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा गर्म है कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चुका है। बड़ौदा उपचुनाव की जीत के बाद निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के इन दोनों प्रदर्शनों को उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। अगर निकाय चुनाव के नतीजों का विश्लेषण हुड्डा बनाम बीजेपी की लड़ाई की जाए तो हुड्डा को 4 सीटों पर जीत मिली है और जबकि 7 में से जो 4 जगह थी वहां पर हुड्डा समर्थित उम्मीदवार जो हैं वही चुनाव लड़ रहे थे और चारों जगहों पर उनकी जीत हुई है। सोनीपत की जीत के साथ तो प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हुड्डा इसलिए भी चर्चा में आ गए हैं कि उन्होंने वहां भी अपने उम्मीदवार को जिताने का काम किया है और जहां पर कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही थी तो वहीं सांपला में आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हुड्डा समर्थित उम्मीदवार रपूजा को जीत मिली है, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवार को 3 गुना से भी ज्यादा मतों से हरा करके जीत हासिल की है। इसी प्रकार से धारूहेड़ा की बात की जाए या फिर उकलाना नगर पालिका के प्रधान पद की बात की जाए तो वहां पर भी चुनाव में हुड्डा समर्थित आजाद प्रत्याशियों को ही जीत मिली है और गठबंधन सरकार के उम्मीदवारों को उनकी हार हुई है। कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय भी है कि रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन पद का चुनाव भी पार्टी हार गई है। यहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की समर्थित उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार न केवल हारे हैं बल्कि तीसरे नंबर पर पहुंचे। आशीर्वाद दिया है और मेरे को पूरा विश्वास था कि सोनीपत की जनता पूरा मुझे आशीर्वाद देगी। इतना प्यार दिया सोनीपत की जनता ने, क्योंकि आज जो बीजेपी के खिलाफ माहौल था, सरकार ने अपने सारी ताकतें सरकार ने अपनाई इस चुनाव के अंदर। कोई सरकार ने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। पर फिर भी मैं लास्ट तक एक बात कहता था कि सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से ही मैं सोनीपत के विकास कार्य भी चालू कराऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है जो भी हमारे सफाई के मुद्दे, सड़क के मुद्दे, स्ट्रीट लाइट, फिर सड़क हो गई, हमारी सीवरेज का मुद्दा सोनीपत में सबसे बड़ा, मल्टी लेवल कार पार्किंग हो गया, सीसीटीवी कैमराज हो गए, जितने भी हमारे स्थानीय मुद्दे हैं इनके ऊपर हम बिल्कुल तुरंत प्रभाव से काम भी स्टार्ट करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई जल्दी से विकास कार्य स्टार्ट होंगे। 31 वार्ड में से 27 वार्डों में हमारी बेटी पूनम को बढ़त मिली, जीत मिली। कांग्रेस इस चुनाव में तीसरे पायदान पर गई। हमारा मुकाबला यहाँ इंडिपेंडेंट से था और हम रेवाड़ी की जनता को सर झुका के प्रणाम करते हैं। चलो जी, जहाँ महिलाएं होती हैं तो वहाँ जो करप्शन की संभावना होती है कम हो जाती है, क्या रेवाड़ी में भी ऐसा होगा? रेवाड़ी में निश्चित रूप से ऐसा होगा। अब रेवाड़ी नगर परिषद में पूनम के नेतृत्व में रेवाड़ी का कायाकल्प कर। जो आपके वार्ड सदस्य थे उस तो अधिकांश हार गए, उसमें 6-7 जीत नहीं, अधिकांश से क्यों हार गए? 7 तो कमल का फूल जीता है। कुछ जो 4 पार्षद ऐसे भी जीते हैं जो हमारी विचारधारा के हैं और जो बहुत जल्दी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, हमारे ही परिवार। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से अगर बात की जाए चुनाव परिणाम की, हरियाणा में जो चुनाव के परिणाम सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा है। सिर्फ 2 सीटें बचा पाई है बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन था, 7 सीटों पर चुनाव था। जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह के परिणाम आए इन निकाय चुनावों में या कहीं शहर की सरकार जी के चुनाव थे उसमें साफ तौर पे ये माना जा सकता है कि जेजेपी बीजेपी जो गठबंधन है पार्टियां दोनों जो चुनाव ये लड़ रही थी उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। और वहीं जो कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो कांग्रेस इसमें फायदे में रहती हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें सोनीपत का जो नगर निगम का चुनाव है वो कांग्रेस जीती। वहीं पर जो
जहां पर पार्टी 3 जो नगर पालिकाएं जिन पे वो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही थी, वहां पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके जो समर्थकों को चुनाव मैदान में उतरे थे और उनको हुड्डा जो है तीनों ही सीटों पे जितवाने में कामयाब रहे। चाहे उसको दारूहेड़ा की बात करें, चाहे उकलाना की बात करें, तीनों ही जो ये सीटें हैं इसमें हुड्डा समर्थक जो है वो चुनाव जीत के आए हैं। जी जी, लेकिन अगर बात की जाए अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का जो प्रदर्शन की बात की जा रही है, कांग्रेस का प्रदर्शन, क्या वो कांग्रेस का प्रदर्शन है या फिर सिर्फ हुड्डा समर्थक जो थे, जो उम्मीदवार थे, उनकी जीत हुई है, या वो कांग्रेस की जीत मानी जाए? देखिए, हाँ, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की जीत नहीं है, क्योंकि इसमें जो सोनीपत की बात करें, 3 नगर निगम चुनाव थे, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। सोनीपत जो है वो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, पार्टी मेयर का जो पद पे था, लेकिन वहां पर काफी अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीता। लेकिन ये इससे भी साफ इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल नहीं है, क्योंकि जो सोनीपत जो है वो प्रभाव रहता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। रोहतक सोनीपत ये जो है इलाका, इसमें जो जीत का जो श्रेय जो जाता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है, क्योंकि बड़ौदा का अभी उपचुनाव हुआ, उसमें भी जो है जो उपचुनाव जो कांग्रेस जीती, तो वो भी जो बड़ौदा है वो भी सोनीपत जिले में आता है, और उसमें भी जो जीत दर्ज हुई थी वो सीधे सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत कही गई थी। जो राजनीतिक जो गलियारे में जो चर्चा है या राजनीतिक विश्लेषक है, उनके यही कहना है कि जो सोनीपत की सीट है वो उसका जो श्रेय ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है, और वहीं जो 3 नगर पालिकाओं पे जो चुनाव हुआ था जिसमें सिंबल पर कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, तो उसका भी जो श्रेय है जो उम्मीदवार जो जीते, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो हुड्डा समर्थक थे और तीनों को जो जितवाने का जो श्रेय है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गया है, और वो तीनों ही चुनाव जीतकर सामने आए। जी अभिषेक, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जो 3 नगर पालिकाओं में जो चुनाव लड़े थे, सांपला में भी जिस तरीके से कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वही चुनाव लड़ रही थी, क्या बाकी जो 2 जगह पर चुनाव लड़ रहे थे उम्मीदवार वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? एक बार मैं सुन नहीं पाया। अभिषेक, जो नगर पालिका के जो उम्मीदवारों की जीत हुई है, जो किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, क्या वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? जी देखिए, कांग्रेस से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी ने यहाँ पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था जी, और ये सीधे तौर पर निर्दलीय के तौर पर ये जीतकर सामने आए हैं। इन्होंने बीजेपी पार्टी धारूहेड़ा में जेजेपी ने उम्मीदवार अपना उतारा हुआ था, तो ये इनको जो जीत है, जो अब जैसे किलोई सांपला की जो बात करें तो सांपला में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत ही ज्यादा प्रभाव माना जाता है। तो ये जो सीधे तौर पर जो ये चुनाव तीनों जो निर्दलीय जीत के आए हैं, ये पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी कांग्रेस, लेकिन सीधा सीधा इसको जो अब कहा जा रहा है वो हुड्डा को क्रेडिट दिया जा रहा है कि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने इन तीनों को जीत दिलवाई है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन जारी है और ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है, तो बीजेपी की तरफ से फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ मंथन किया जा रहा है इस हार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 3 बजे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, वो आज पत्रकार वार्ता करेंगे, कुछ नई जानकारियां भी देंगे, साथ ही इसके विषय में भी वो खुलकर चर्चा करेंगे कि कहां पर बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, और वो कहां पर कमी रही कि जहां पर सिर्फ उनको अपना पंचकुला तक ही उनको सीमित रहना पड़ा, और वो भी छोटे से मार्जिन के साथ 2000 कुछ वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है कि इस कारण कि किसान आंदोलन, कोविड या ये जो क्रिसमस की छुट्टियां थी, ये एक बड़ा कारण रहा कि ये कोई अन्य पार्टी के अंदरूनी कारण रहा, इसका लिए चिंतन मंथन करने की जरूरत है। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है और हरियाणा के जो निकाय चुनाव का परिणाम सामने आया, उसने ये साफ संदेश दे दिया है सरकार को कि कहीं ना कहीं लोगों में बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार हरियाणा में है उसके खिलाफ भी अब गुस्सा नजर आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कल किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद किसानों ने यह कहा कि 4 मुख्य प्रस्ताव रखे थे, जिसमें से 2 पर सहमति बन गई है। पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी
रजामंदी हो गई है। एमएसपी पर कानून को लेकर के चर्चा जारी है और हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, ऐसा केंद्रीय मंत्री ने कहा है। और वहीं एमएसपी जारी रहेगी ऐसा उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन बिजली बिल को लेकर के सहमति बन गई है और पराली के मुद्दे पर भी रजामंदी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है कि मुद्दों पर किसान सरकार के बीच 50% सहमति बन गई है और किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। आशा है कि किसान और सरकार में सहमति अगली बैठक में बन जाएगी और समिति बनाने के लिए सरकार पहले दिन से तैयार है। हम आदरणीय अपनी सरकारों से कहते हैं कि वो हमें अपनी प्रजा, अपने बच्चे समान सम्मान दें और ये जो हमारे विरुद्ध, जनता के विरुद्ध कानून है, इन्हें वापस लें। और एमएसपी वाले पे 4 तारीख में बातचीत होगी। जो पुरानी है, जो बिजली वाला है, वो सरकार ने मान ली है दोनों चीजें। 2 बात माननी है, 2 रही है अभी। और 4 तारीख में फिर यहाँ पे 2 बजे फिर बातचीत होगी, हाँ नहीं, वो हमारा चलता रहेगा ऐसे ही। और जो ट्रैक्टर वाला था, ट्रैक्टर वाला वो वापसी ले लिया है। जो वो वापसी कल नहीं होगा। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की वो अभी पेंडिंग है, उस पर कोई बहुत ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी है और उसके लिए दोबारा 4 तारीख को 2 बजे मीटिंग दोबारा से रखी गई है। कैसा रुख रहा सरकार का? देखिए, सरकार का रुख तो आज का थोड़ा नर्म नजर आया और थोड़ा सा 2 छोटी छोटी बातें उन्होंने मानी भी, क्योंकि पहले तो कोई आगे बात ही नहीं बढ़ रही थी। तो जो 2 बातें मुख्य मांगे हैं उन पे 4 तारीख को 2 बजे मीटिंग रख दी गई है और वो जो भी उस दिन होगा। कौन-कौन सी मांगे हैं? जो मुख्य 2 मांगे हैं, जो तीनों का कानून वापस लेने की और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की। देखिए, आज की जो बैठक हुई है, इस बैठक में काफ़ी मतलब पॉजिटिव रहा है माहौल। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ के। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर ये कहा है कि 2 जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन जो 2 मुख्य मांगे हैं वो दोनों पर अभी बातचीत जो है वो अगली तारीख फिक्स कर दी गई है। 4 तारीख को आगे बातचीत होगी। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग थी वो कहीं ना कहीं लगभग 35 दिन से ज्यादा चलती रही और कहीं ना कहीं सरकार से बातचीत का जो दौर था वो भी कहीं ना कहीं चलता रहा था। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो बैठकें हो रही थी वो कहीं ना कहीं विफल होती चली जा रही थी। और बात करें जिस तरीके से कल की बैठक की, तो जरूर किसानों की तरफ से और सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कैसे बैठक के अंदर जाने से पहले कि हाँ, अगर कुछ समझौता नजर आएगा तो कहीं ना कहीं बातचीत का नतीजा निकलता नजर आएगा। मगर बात करें जिस तरीके से बाहर निकलने के बाद में, जिस तरीके से बैठक करते हुए और बाहर निकलने के बाद में किसानों ने भी थोड़ी सी सहमति जताई कि हाँ, जो बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं 50% के करीब बातचीत तय हो चुकी है और उसके अंदर रजामंदी बन भी गई है। मगर बात करें जिस तरीके पर्यावरण को लेकर, पराली को लेकर या फिर बिजली कानून को लेकर, वो कहीं ना कहीं सहमति जरूर बनी है। मगर अभी एमएसपी को लेकर और कृषि कानून को वापस करने की जो बात है वो अभी तक उसमें सहमति नहीं बन पाई है। मतलब सीधे सीधे कहें तो 50% सहमति जरूर बन चुकी है। कल की बैठक का 50% असर जरूर देखने को मिला है। मगर बात करें जिससे कि 50% और यानी कि जो कृषि कानून को वापस लेना है, एमएसपी पर राइटिंग लिखित में देनी है, वो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें दुविधा बनी हुई है। मगर कहीं ना कहीं सरकार अगली बैठक के अंदर यानी 4 जनवरी को
जो बैठक होगी उसके अंदर वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेगी। मगर बात करें लगातार अभी भी किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि बेशक हमारी 50% के करीब बातचीत हो गई है और तय भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं समझौता भी बनता नजर आ रहा है, मगर इसीलिए अभी तक हम कानून जो कह सकते हैं आंदोलन है वो चलता रहेगा, मगर उतनी बड़ी संख्या में अभी उसको नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो ट्रैक्टर मार्च निकालना था वो शायद नहीं निकाला जा सकता अब, और कहीं ना कहीं जो आंदोलन की स्पीड है उसको इसी नॉर्मल गति से चलाया जाएगा। मगर बात करें जिस तरीके से अगर 4 तारीख की बैठक के अंदर दो जो बातें मुख्य बातें हैं अगर वो वापस नहीं होती है, यानी कि कृषि कानून वापस नहीं होता है और एमएसपी पर लेकर जो कह सकते विवाद है, यानी कि जो राइटिंग प्रूफ मांगा जा रहा है, अगर वो सरकार नहीं देती है तो कहीं ना कहीं फिर किसानों का दोबारा से आंदोलन और ज्यादा बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं फिर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। मगर अगर प्रेशर कह सकते सरकार कम कर देती है, यानी कि दोनों ही मांगों को मान लेती है, तो कहीं ना कहीं किसानों का आंदोलन 4 जनवरी को ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद किसान अपने घर चले जाएंगे और कहीं ना कहीं आंदोलन के बाद जो कह सकते हैं सरकार से जो नाराजगी थी शायद वो भी दूर हो सकती है। मगर सरकार अभी भी किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है और बातचीत के द्वारा ही समझौते को करने की कोशिश कर रही है। मगर बात करें जिस तरीके से एमएसपी के और कह सकते हैं कृषि कानून को वापस लेने की, यानी कि कृषि कानून को वापस लेना है और एमएसपी पर लिखित में जवाब देना है, वो अगर नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें बनेगी और शायद आने वाले चुनावों के अंदर वोट बैंक की जो स्थिति है, यानी कि भाजपा की जो स्थिति होगी शायद वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। मगर बात करें अभी किसानों की, तो किसान अभी भी सरकार से बेशक 50% संतुष्ट हुए हैं, मगर अभी भी 50% नाराजगी जरूर जारी है इसके अंदर। जी बिल्कुल, क्योंकि राजीव साल का आखिरी दिन है और इस सरकार पर ये कहीं ना कहीं ये काला धब्बा अब लग गया है कि इतना लंबा समय किसान जो है वो सर्दी में कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली की सीमाओं पर जो है वो डटे हुए हैं, सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको समझाने में कहीं ना कहीं जो कामयाब नहीं रह पाई सरकार और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ रहा है। लेकिन कब तक इस पूरे मामले पर जो है समाधान निकलेगा ये अभी भी नहीं कहा जा सकता। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज स्पष्ट है जिस तरीके से कृषि कानून यानी तीनों ही कानूनों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर दिया गया था, ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे और उसके अंदर जो प्रस्ताव है यानी संशोधन जो करना है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है। मगर सरकार अभी भी उसी बात पर हुई है, कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर किसान जो चाहते हैं वो कहते हैं कि किसी कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, यानी कि नया कानून बनाया जाए, इसको कैंसिल किया जाए। मगर इसमें ही सबसे बड़ी दुविधा बनेगी और जो 4 तारीख को देखना होगा, क्योंकि 4 जनवरी को यही देखना है कि कृषि कानून को सरकार वापस करती है या नहीं करती है। अगर वापस कर लेती है तो फिर 35 दिन 36 दिन का जो टाइमिंग लगा वो क्यों लगाया गया, क्योंकि सरकार को अगर मानना ही था तो पहले भी मान लेती। मगर जब 35-36 दिन के बाद में भी अगर सरकार नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं फिर किसान दोबारा से आंदोलन और ज्यादा बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की फिर कोशिश करेंगे। बेशक सर्दियों के दिन हैं और कहीं ना कहीं ठंड का सामना करते हुए जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं पर और सड़कों पर बैठे हुए हैं, मगर सरकार प्रेशर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं किसानों को कह सकते हैं आंदोलन को कम करने की कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं उससे जो नाराजगी है कहीं ना कहीं उसका जो वोट बैंक है वो नुकसान में हो सकता है। मगर बात करें सरकार किसानों की और सरकार की, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो जरूर दूर हो सकती है, मगर लगभग ये कह सकते हैं 20% के करीब अगर नाराजगी खत्म हो भी जाती है और एमएसपी को भी विविधता खत्म हो जाती है और कहीं कृषि कानून को वापस ले लिया तब भी कहीं ना कहीं 20% का नुकसान वोटिंग का यानी कि सरकार को होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो बातचीत चल रही है लेकिन अभी भी समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद भी किसानों का जो आंदोलन है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे की क्या कुछ रणनीति अब रहने वाली है? भले ही ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन अब आगे क्या? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया था जब कल बैठक के अंदर जा रहे थे कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन और ज्यादा तेज रहेगा। मगर बात करें जब बैठक हुई और बैठक के बाद निकलने के बाद में किसानों ने थोड़ी सी सहमति जताई कि हाँ सरकार हमारी कुछ बातों को मान चुकी है और कुछ बातों को अगली बैठक के लिए पोस्टपोन कर दिया, यानी 4 जनवरी के लिए। मगर लगातार अभी भी आंदोलन जारी है। मगर देखना होगा 4 जनवरी को अगर सरकार उनकी 2 मांगे और मान लेती है, यानी कृषि कानून को वापस कर लेती है और एमएसपी को लिखित में जवाब दे देती है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो मांगे हैं, चारों मांगे वो पूरी हो जाएंगी। मगर सरकार को अगर माननी ही है तो फिर इतना लंबा समय क्यों लगाया, ये सवाल जरूर लगेगा सरकार के ऊपर और इसी को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी उनके ऊपर हमला करेगा। मगर बात करें जिस तरीके से अगर सरकार नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं फिर विपक्ष के हाथ में फिर मुद्दे लगे हुए हैं, किसानों के हाथ में फिर मुद्दे लगे हुए हैं और किसान
और दोबारा से प्रदर्शन करेगा और कहीं ना कहीं और बड़ी संख्या के अंदर, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बन सके। मगर सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट सरकार के लिए ये है कि अगर इतना लंबा समय लगाया है तो कहीं ना कहीं इसका वोटिंग का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नुकसान में हो सकता है। अगर सरकार मान भी लेती है तब भी कहीं ना कहीं 20% के करीब नुकसान होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर 50% राजीव, किसान जो है MSP को लेकर के नाराज है और वोट बैंक उनके हाथ से चला जाएगा। जी, MSP को लेकर के फिलहाल सरकार का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? क्या MSP पर कानून बनाने को राजी होती हुई दिखाई दे रही है सरकार? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बार बार एमएसपी को लेकर कहा जा रहा है कि हम जो एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। मगर लगातार किसान जो कह रहे हैं कि आपने एमएसपी के लिए लिखित में हमें दीजिए, ताकि एमएसपी को लेकर कोई भी दिक्कतें होंगी तो सरकार उसके लिए जिम्मेवार है। मगर सरकार अभी भी इसके लिए बीच का रास्ता निकाल रही है, यानी कि सीधे सीधे कहे एमएसपी को कहीं ना कहीं वो गोलमोल तरीके से किसानों को सामने रखना चाहती है, और किसान कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट होना चाहे तो हो सकते हैं। मगर अभी भी सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। यहीं बात करें कृषि कानून को वापस लेने की, अगर सरकार फिर वही रास्ता अपनाएगी, क्योंकि कृषि कानून को पहले भी कह दिया गया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, अगर वापस नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। और बीच के रास्ते से कहीं ना कहीं किसान है वो पहले भी मना कर चुके हैं, हमें बीच का रास्ता नहीं चाहिए, सीधे सीधे कानून वापस चाहिए। जी, लेकिन जिस तरीके से जो रवैया किसानों का है, क्या किसानों की तरफ से कोई विकल्प दिया जा सकता है कि कृषि कानून रद्द ना करके इस तरीके से उनमें संशोधन किया जाए, या फिर कुछ और कोई और विकल्प दिया जाए? देखिए, बिल्कुल सारे जिस तरीके से लगातार कई किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हम कृषि कानून को वापस ही कराएंगे, ना कि हमें उसमें कोई बदलाव चाहिए, क्योंकि बदलाव सिर्फ कर भी देती है सरकार तो कहीं ना कहीं उससे किसानों को नुकसान होगा, पूंजीपतियों को फिर फायदा होगा। मगर किसान इसी बात पड़े हुए हैं कि पूंजीपतियों के लिए जो कानून लाया गया वो पूंजीपतियों को दिया जाए, ना कि हमें। क्योंकि अगर हमारे लिए कानून है तो वो उसमें हमारे लिए विषय होने चाहिए, हमारे लिए सुझाव होने चाहिए, हमारे लिए जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं किसान इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि सरकार कृषि कानून को वापस ले, यानी तीनों ही कानूनों को वापस करे, ताकि जो नया कानून बने उसके अंदर किसानों की बातचीत यानी कि सलाह मशवरा करने के बाद ही कानून को बनाया जाए। मगर सरकार साफ कर चुकी है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। एमएसपी को लेकर जो विवाद है उनके, वो कहीं ना कहीं उसको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। मगर सरकार अभी भी स्पष्ट है इस बात के लिए कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, और किसान चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो। अगर इस पे सहमति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं 4 तारीख के बाद भी प्रदर्शन जारी रहेगा, और कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर किसान सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और किसान अपने संघर्ष पर डटे हुए हैं। भले ही सरकार ने लगभग आधी जो बातें थी उनकी वो मान ली है, 50% सहमति जो है वो बन चुकी है, लेकिन 50% सहमति जो मुख्य मांगे हैं वो अभी भी मानी नहीं गई हैं, उस पर आगे चर्चा होगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पिछले दिनों मुंबई के मालाड में अक्सा बीच में एक बोरी में बंद महिला का शव मिला था, जिसकी छानबीन में पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने ससुर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ससुर ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों से गहन पूछताछ अभी की जा रही है। 24 दिसंबर को मुंबई के उपनगर मालाड पश्चिम अक्सा बीच में बोरी में एक महिला की लाश मिली थी, और सूचना मिलते ही मालवनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, और महिला की शिनाख्त की जा रही थी। पुलिस को पता चला कि महिला कांदिवली के पोयसर की रहने वाली है, और इस मामले में मालवनी और समता नगर पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक महिला ने 3 साल पहले ही लव मैरिज की थी, और साथ ही ससुर को उसके चरित्र पर भी शक था। यही वजह मानी जा रही है कि इसी वजह से शायद ससुर ने अपने बेटे की पत्नी, अपने बहू का कत्ल किया होगा। चौबीस दिसंबर को आक्सा बीच पे आईएनएस हमला के पीछे वाली साइड पे एक सफ़ेद कलर की बोरी में एक बॉडी करके हमें डेड बॉडी करके हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो हमारे पुलिस स्टेशन मालवनी पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर वहाँ पे इमीडिएटली पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद में हमने वो बोरी में से हमें एक महिला की डिकम्पोज हालत में हमें लाश मिली थी। उसके ऊपर कुछ भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऐसे कुछ भी नहीं हमें मिला नहीं था। लेकिन सभी इसलिए हमने अलग अलग टीम्स फॉर्म की। उसमें हमें पता चला कि समता नगर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट दाखिल है। तो फिर हमने वो जो मिसिंग के जो कंप्लेनेंट थे, जो उसके पिता थे, तो उसको हमने
वो बॉडी दिखाने के बाद में उन्होंने उसकी पहचान की। उसके बाद में देन हमने आगे की तहकीकात चालू करने के बाद में हमें पता चला कि उसका जो ससुर था, तो ससुर मयत का जो ससुर था उसने उसके ऊपर, और हमें पहले हमें उससे डिटेल में हमने इंक्वायरी करने के बाद में पता चला कि उसने पहले हमें कोऑपरेट नहीं किया। बाद में जब हमने उसमें डिटेल में इंक्वायरी किया तब पता चला कि उसकी जो बहू थी उसके कैरेक्टर के ऊपर डाउट था। बाद में उसकी शादी के ऊपर से भी उसको प्रॉब्लम था। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने लव मैरिज की थी एक महिला ने, और उसके ससुर ने, जिसे उसके चरित्र पर भी शक हुआ करता था, इसी वजह से उसकी हत्या कर दी। और इस मामले में जो मामला दर्ज करवाया गया वो अज्ञात गुमशुदगी का जो मामला है वो दर्ज करवाया गया था। लेकिन जब अक्सा बीच के पास इस तरीके से एक बंद बोरे में महिला का शव मिला और उसकी पहचान की गई, शिनाख्त की गई, तो जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी वहाँ पर जाकर के पूछताछ की गई, तो ससुर ने उस महिला को पहचाना ज़रूर, लेकिन पुलिस के अनुसार छानबीन में कोऑर्डिनेशन नहीं किया, मदद नहीं की गई। जब जांच की जा रही थी उसमें जांच में मदद नहीं की गई ससुर की तरफ से, तो पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की। जिसके बाद अब ये बड़ा खुलासा किया गया है कि महिला का जो हत्यारा है वो उसका ससुर ही है। उसने ही, क्योंकि उसको उसके चरित्र पर शक था और साथ ही साथ वो लव मैरिज से भी खुश नहीं था, इसीलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद यही वजह रही है कि जिसकी वजह से महिला की हत्या की गई है ससुर की तरफ से। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।